साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्न हल करेंगे और इससे पहले वाला वीडियो यानी इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यानी नीचे जितने भी प्रश्न दिए हैं उनमें से कौन समुच्चय है और कौन नहीं है और इसका औचित्य भी हमें बताना है। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हम लिख देते हैं, तो हम यहाँ पर एक समुच्चय को नाम देते हैं ए और फिर मंझले कोष्टक में सबसे पहला महीना लिखते हैं। सबसे पहला महीना कौन सा है? जनवरी। और ये जो जनवरी है वो जे अक्षर से प्रारंभ होता है। अब मुझे दूसरा महीना लिखना है जो जे से स्टार्ट होता है, वो है जून। ये भी जे से शुरू होता है। फिर है जुलाई। ठीक है, तो ये तीनों महीने जो है वो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। इसके अलावा कोई भी महीना नहीं है। फिर मंझला कोष्टक आगे भी लगाना है और पीछे भी लगाना है। तो यहाँ पर एक मेरा समुच्चय बन गया है जो सभी के लिए सत्य है। अगर मैं किसी को भी पूछूं तो वो यही बताएगा, जनवरी, जून और जुलाई, है ना। और सभी लोगों के लिए जब कोई चीज सत्य हो जाती है तो उसे ही हम सुपरिभाषित कहते हैं, है ना। तो ये एक समुच्चय है। तो यहाँ लिखेंगे यह एक समुच्चय है, समुच्चय है क्योंकि क्योंकि यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित है। ठीक है, आप यहाँ पर इसको पूरा लिख सकते हैं क्योंकि यह सुपरिभाषित है। फिर दूसरा प्रश्न है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यहाँ पीछे क्या लिखा हुआ है? संग्रह। ठीक है, तो यह सुपरिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई मुझे पूछेगा कि भाई 10 प्रतिभाशाली लेखकों के नाम बताओ, तो मेरे नाम आपसे अलग हो सकते हैं, है ना, सबसे अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह चीज जो है वो सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह हमारा समुच्चय भी नहीं है। तो यहाँ हम सीधा लिख देंगे यह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है क्योंकि क्योंकि यह सुपरिभाषित, सुपरिभाषित नहीं है। अगला प्रश्न है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये वही बात हो गई कि भाई मेरे 11 बल्लेबाज अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं, है ना। तो यह भी सुपरिभाषित नहीं है। तो इसमें भी आपको यही लाइन लिखनी है कि यह सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो देखो मेरी कक्षा में अगर 30 छात्र है ना, तो 30 के सबके नाम जो है वो अलग अलग तो नहीं हो सकते, एक ही होंगे। तो इसका मतलब है कि यह सुपरिभाषित चीज है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? यह एक समुच्चय है, यह एक समुच्चय है, समुच्चय है क्योंकि क्योंकि यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। फिर देखो पांचवा प्रश्न है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याओं को हम n से लिखते हैं और ये संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती है? 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। लेकिन यहाँ पर इसने क्या कहा? 100 से कम कहा, है ना। तो 100 से कम यानी कि हमें 100 तक लिखनी है, यानी कि 100 से कम का मतलब हो गया 99 तक हमें लिखनी है ना। तो यहाँ पर ये क्या है? एक सुपरिभाषित चीज है। भाई अगर आपको कोई भी कहेगा 100 से कम सभी प्राकृत संख्या लिख बताओ, तो आप 1 से स्टार्ट करके उसको कहाँ तक बोलोगे? 99 तक बोलोगे और सभी के लिए ये सत्य होगा। तो यहाँ आप पीछे लिख सकते हो यह एक समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित है। फिर अगला है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो देखो जो लेखक प्रेमचंद है उसने जितने भी उपन्यास लिखे हैं वो फिक्स है और सभी के लिए सत्य है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भाई ये प्रेमचंद ने लिखा और ये नहीं लिखा। जो उसने लिखे हैं वही लिखे हैं, उससे एक्स्ट्रा ना तो ज्यादा है ना कम है, सभी के लिए समान है। तो ये सभी के लिए सत्य बात आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि यह एक समुच्चय है, समुच्चय है क्योंकि क्योंकि यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। ठीक है, फिर देखो सातवां प्रश्न है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब देखो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें माइनस की संख्या हो, जैसे अनंत संख्याएं होती है, जैसे 0 होता है, फिर -1, -2, -3, ऐसी माइनस की अनंत संख्याएं होती है। फिर इसमें 0 भी होता है, उसके साथ धनात्मक संख्याएं होती है और वो भी अनंत होती है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? सम पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, है ना। और पूर्णांक संख्याओं को हम किससे लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। तो हम लिख देंगे भाई जेड जो होता है वो जेड की जगह आप ए बी सी कुछ भी लिख सकते हो, कैपिटल लेटर आपको लिखना है ना। सम पूर्णांकों की बात हो रही है, सम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ माइनस की भी सम संख्याएं लिखनी पड़ेगी और धनात्मक भी सम संख्याएं आपको लिखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ करते हैं डॉट डॉट डॉट, यानी कि सम पूर्णांक संख्याएं जो ऋणात्मक होती है वो अनंत होती है। तो यहाँ मैंने डॉट कर लिया। फिर उसके बाद पहले आएगा -6, फिर आएगा -4, फिर आएगा -2, ये सब संख्या सम संख्या है। फिर आ सकता है आपका 0, है ना। फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा +2, +4, +6 और ये भी अनंत संख्याएं होंगी, है ना। तो ये हमारा एक समुच्चय बन जाएगा, एक संग्रह बन जाएगा जिसमें सभी सम पूर्णांक संख्याएं। तो हम पीछे हम लिख सकते हैं यह एक समुच्चय है क्योंकि यह सुपरिभाषित है। फिर देखो आठवां प्रश्न है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो क्योंकि हम यहाँ एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं और सभी जगह यहाँ
जो प्रश्नावली 1.1 है सभी में प्रश्नों की संख्या एक जैसी होगी, अलग अलग नहीं होगी, है ना। अब प्रश्नावली 1.1 में 6 प्रश्न है तो सभी किताबों में 6 प्रश्न ही होंगे, सभी जगह यह सत्य होगा, इसलिए यह हमारा समुच्चय है। तो हम यहाँ लिख देंगे यह एक समुच्चय है, एक सेट है, क्योंकि यह सुपरिभाषित है। फिर उसके बाद अंतिम प्रश्न है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो सभी के लिए अलग अलग खतरनाक जानवर हो सकते हैं, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं हो सकता। तो लिखेंगे यह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है। प्रश्न 2 है, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमें एक सेट A दिया है और उसमें टोटल 6 अवयव है और उसके बाद यहाँ हमें रिक्त स्थान दिए हैं। अब इन रिक्त स्थानों में हमें 2 प्रतीक लगाने हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। अब इनको प्रतीकों को इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, पहले हम वो समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर इस प्रतीक का जो मतलब होता है वो है अवयव है। जैसे इसमें क्या क्या अवयव है, 1 2 3 4 5 6, तो अगर इनमें से कोई अवयव बताता है तो वो अवयव है, और इसमें से कोई चीज नहीं है तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे निशान बनाकर फिर ऐसे, इसका मतलब है नहीं है, अवयव नहीं है। और अंग्रेजी भाषा में इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको तो पढ़ेंगे बिलोंग्स टू और इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो यहाँ हम एक एक करके इनको भरते हैं। देखो यहाँ पर 5 की बात कर रहा है, तो ये जो 5 अवयव है वो इस सेट के अंदर है, तो हम यहाँ पर कौन सा निशान लगाएंगे, ये वाला, यानी जो 5 है वो सेट का अवयव है। और अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे, 5 इज बिलोंग्स टू ए। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 8, क्या 8 इस सेट में है, नहीं है, तो यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर यहाँ 0 भी इसके अंदर नहीं है, तो ये वाला निशान आएगा। फिर 4, तो 4 ए का अवयव है, तो हम कहेंगे 4 इज बिलोंग्स टू ए। फिर यहाँ पर 2 है, तो 2 भी इसके अंदर है, तो यहाँ पर भी ये बिलोंग कर रहा है। फिर 10 जो है इसके अंदर नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, यानी यहाँ पर जो समुच्चय दिया है वो नियम रूप में लिखा हुआ है या फिर ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, और इसको हमें किस में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं यहाँ पर कौन सा सेट है। तो देखो यहाँ ए एक सेट है जिसमें जितने भी एक्स है, एक्स का मतलब यहाँ पर जितने भी अवयव होंगे वह एक पूर्णांक है, यानी कि यहाँ पर जितने भी हम एक्स ले रहे हैं वो एक पूर्णांक संख्या है। और इसमें पीछे यहाँ शर्त भी लिखी हुई है कि जितने भी पूर्णांक हम ले रहे हैं वो -3 से बड़े होने चाहिए और 7 से छोटे होने चाहिए, यानी कि -3 से बड़ा कौन है, -2 है, फिर उसके बाद -1 है, फिर यहाँ 0 भी आएगा, फिर 1 2 3 4 5 और 6 भी आएगा, है ना। क्या आएगा, 6 भी आएगा, लेकिन 7 नहीं आ सकता और ना ही -3 आ सकता है, यानी -3 से तो बड़ा और 7 से छोटा। तो यहाँ पर टोटल ये हमारे जितने भी अवयव है वो इस सेट में आएंगे। ठीक है, और इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है, तो रोस्टर रूप में हमारा सेट हो गया ए, जिसके अंदर कौन कौन से अवयव है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 4 5 और 6, और फिर मंडला कोष्टक लगा के इसको बंद करना है। तो ऊपर तो हमें दिया है समुच्चय निर्माण रूप और नीचे हमें क्या दिया है, रोस्टर रूप। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर दूसरा एक सेट है बी, जिसमें जितने भी अवयव होंगे, है ना, यहाँ x का मतलब उस सेट में जितने भी अवयव होंगे वह x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, प्राकृत संख्या हमारी 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होती है और ये अनंत तक चलती रहती है। लेकिन यहाँ शर्त क्या दी है कि यहाँ पर जो भी हम जितने भी अवयव लिखेंगे वो 6 से कम होने चाहिए, यानी कहाँ तक होने चाहिए, 5 तक होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इसका रोस्टर रूप क्या होगा कि भाई बी हमारा एक समुच्चय है जिसमें जितने भी अवयव है वो 6 से कम है और प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, 5 तक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसने 6 से कम प्राकृत संख्याओं की बात करी है। तो 5 यहाँ लास्ट अवयव हो जाएगा, फिर इनको हम बंद कर लेंगे, तो ये इसका रोस्टर रूप हो जाएगा। फिर देखो तीसरा प्रश्न, सी हमारे पास एक सेट है जिसमें x हमें एक चर दिया है, यानी कि जितने भी अवयव है, तो जो अवयव है वो क्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, यानी 2 अंकों वाली हमें एक संख्या लेनी है जिनको जोड़ने पर 8 आता है। तो हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, जैसे पहली संख्या हम 1 ले ले और अगली संख्या हम क्या ले, 7 ले, ताकि दोनों को जोड़ने पर हमें कितना मिले, 8 मिले, यानी कि 1 और 7 को जोड़ने पर हमें कितना मिले, 8 मिले। तो पहली संख्या 1 हो गई, दूसरी 7 हो गई, और ये दोनों मिलकर 2 अंकों वाली संख्या होगी जिनकी जोड़ कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको बढ़ते क्रम में लिखना है और इसको घटते क्रम में लिखना है। जैसे 1 के बाद क्या आता है 2 और 7 के पहले क्या आता है 6, लेकिन देखो दोनों की जोड़ कितनी आ रही है, 8 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ 3 ले लेते हैं, इसको घटते क्रम में लेंगे 5, तो दोनों की जोड़ कितनी आ रही है, 8 आ रही है। ठीक है, फिर 4 लेते हैं, इसके घटते क्रम में 4 लेते हैं, तो 4 और 4 8 हो गया, बढ़ते क्रम में यहाँ 5, घटते क्रम में यहाँ 3, वापस जोड़ कितनी आ गई, 8 आ गई, बढ़ते क्रम में 6, घटते क्रम में 2, 6 और 2 8। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ देखो पहले 1 आया था, बाद में 7, यहाँ अब 7 पहले आ गया, 1 बाद में आ गया। बस ये इतनी ही संख्याएं हैं जिनकी जोड़ कितनी आ रही है, 8 आ रही है। ठीक है, अब इसको हम रोस्टर रूप में लिख देते हैं, यानी कि यहाँ जो आपका सेट सी है उसमें x हमारे वो अवयव है जिनकी 2 अंकों वाली वो संख्या है जिनकी जोड़ कितनी है, 8 है। तो पहली संख्या हमारी होगी 17, फिर हो जाएगी 26, 35, उसके बाद 44, 53, 62 और 71। फिर अगला प्रश्न है डी, जहां जितने भी x के अवयव है वे एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, यानी ऐसी अभाज्य संख्याएं हमें लेनी है जिसमें 60 को क्या कर दे, विभाजित कर दे।
तो पहले देखो हम अभाज्य संख्याएं लेते हैं। अभाज्य संख्याएं हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से। 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और उसके बाद में 13 और ऐसी बहुत सारी संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती है। लेकिन हमें वो चाहिए जिनका हम 60 में पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, तो देखो 60 क्या है? एक सम संख्या है, इसका मतलब इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, फिर 60 में 3 का भाग भी जाएगा और 60 में 5 का भाग भी जाएगा। इनके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। तो हमें वो 3 अवयव मिल चुके हैं। कौन कौन है? देखो सेट हमारा हो गया डी, पहला अवयव होगा 2, फिर 3 और अगला 5। ठीक है, तो ये तीनों अभाज्य संख्या भी है और 60 के भाजक भी है। अभाज्य संख्या बहुत सारी है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दी है कि वो 60 के भाजक होने चाहिए, यानी इन संख्याओं में 60 में अगर इनका भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा। फिर है ई, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय दिया है और इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखो रोस्टर रूप में एक नियम है कि अगर कोई शब्द अक्सर बार बार आ रहा है तो उसकी पुनरावृत्ति को नहीं दोहराना है, यानी एक बार ही हमें वो अक्षर लिखना है। तो चलो सबसे पहले क्या आ रहा है? टी, टी लिख देते हैं, फिर आ रहा है आर, फिर आएगा आई, फिर आएगा जी, फिर आएगा ओ, फिर आएगा एन। लेकिन देखो ओ वापस आ गया तो इसको हमें नहीं लिखना है। फिर आ गया एम, उसके बाद में आ गया ई, फिर देखो टी वापस आ गया, टी को नहीं लिखेंगे, आर भी वापस आ गया, आर को नहीं लिखेंगे, फिर आ जाएगा वाई। तो ये हमारा रोस्टर रूप हो जाएगा। फिर हमारा है एफ, हमारा एक सेट है जिसमें बैटर यानी ये जो अक्षर है इसके अवयव है और शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है, तो इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो यहाँ हमें समुच्चय एफ दिया है, यहाँ पर क्या आ रहा है? बी इसके अंदर है, ई भी है, लेकिन टी 2 बार आ रहा है तो टी हमें एक बार ही लिखना है। फिर ई भी आ गया, देखो पहले तो ई भी नहीं लिखेंगे, अब सीधा लिख देंगे आर। ये हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि यहाँ पर जितने भी सेट दिए हुए हैं वो रोस्टर रूप में है और इनको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो पहला जो सेट है उसमें 3, 6, 9 और 12 ये अवयव दिए हुए हैं। बताओ ये अवयव क्या बता रहे हैं? यहाँ पर ये 3 का पहाड़ा है, यानी 3 के गुणज है। जैसे अगर मैं बात करूँ 3 कैसे आया, तो 3 एकम 3, यहाँ से मुझे 3 मिला, फिर 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9 और 3 चौक 12। बस ये 3, 6, 9 और 12 ये अवयव हमें दिए हुए हैं। क्या मैं इसको सूत्र रूप में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा n बराबर x, है ना। यानी ये x मुझे कैसे मिल रहा है? जब यहाँ मैं n की जगह 1, 2, 3, 4 रखता हूँ तो मुझे यहाँ प्रत्येक x के अवयव मिल जाते हैं, यही बात है। अब इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ मैं इसे एक सेट मान लेता हूँ, सेट ए मान लेता हूँ और इस सेट में मैं लूंगा चर x। x का मतलब यहाँ पर जितने भी मैं अवयव ले रहा हूँ वो सब क्या है? वो सब 3 का पहाड़ा है, यानी 3 का गुणज है ना। तो यहाँ पर लिखूंगा कि यहाँ जितने भी x यानी जितने भी अवयव मैं ले रहा हूँ प्रत्येक x जो है वो 3 का गुणज है। ठीक है, यानी x बराबर 3n के रूप में है। लेकिन यहाँ n के मान क्या क्या लगा रहा हूँ मैं? 1, 2, 3 और 4 तक ही लगा रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं लगा रहा हूँ। इसके अलावा एक चीज इसमें और लिख सकते हैं कि यहाँ n क्या है? n हमारी प्राकृत संख्या है, यानी n जो है वो प्राकृत संख्या को बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन n कितने लेने हैं? 1, 2, 3, 4 ही लेने हैं, इससे ज्यादा नहीं लेने। तो n का मान जो है वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर, या फिर n का मान जो है वो 4 से छोटा या 4 के बराबर ही हमें लेना है। बात समझ में आई? n का मान जो है वो 1 के बराबर, ये बराबर का निशान, यानी n आप 1 ले सकते हो या 1 से बड़े यानी 2 और 3 भी ले सकते हो, 4 के बराबर ले सकते हो या फिर 4 से छोटे भी ले सकते हो। बात समझ में आ गई? या फिर अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते, कुछ और लिखना चाहते हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये पूरा तो आपको लिखना ही है, इसके बाद यहाँ कॉमा लगा के आप 0 से बड़ी संख्या n ले सकते हो और 5 से छोटी n संख्या ले सकते हो। 0 से बड़ा क्या हो गया? 1, 2, 3, 4 हो गया, और 5 से छोटा क्या हो गया? 4, 3, 2, 1 हो गया। बात समझ में आई? या तो ऊपर वाला लिखना है तो ये लिखो, या फिर कंडीशन ये लिखो। ये आपका हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप। अब देखो दूसरा जो रोस्टर रूप है वो है 2, 4, 8, 16 और 32। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये 2 की घात है। जैसे अगर मैं 2 की घात 1 लेता हूँ तो मुझे 2 मिलेगा, 2 की घात 2 4 मिल जाएगा, 2 की घात 3 2 गुना 2 गुना 2 कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा, 2 की घात 4 यानी 2 का 4 बार गुना करेंगे तो 16 मिल जाएगा, और 2 की घात 5 करेंगे तो हमें 32 मिल जाएगा। यानी ये 2 की घात है। तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 2 की घात n, और ऐसा मैं करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा, यानी एक सूत्र बन जाएगा सीधा सीधा। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि n के मान आप 1, 2, 3, 4 और 5 ही रख सकते हो, इसके अलावा आपको कोई भी अवयव इसमें नहीं मिल रहा है। तो ये कंडीशन भी हमें डालनी पड़ेगी। और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 का मतलब क्या होगी? ये संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से शुरू हो रही है। तो ये हमारी कौन सी संख्या है भाई? ये हमारी प्राकृत संख्या n है। ठीक है, तो अब इसको लिखना कैसे है? इसे हम एक सेट ले लेते हैं b। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या लेना है? x लेना है। x लेना है सच दैट, यानी यहाँ जितने भी x है वो क्या है? वो 2 की घात n के रूप में है। ठीक है, और ये n क्या है? n हमारी प्राकृत संख्या है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक है? तो ये संख्या हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो ये n है वो हमें 1 के बराबर या 1 से बड़ा लेना है। और कहाँ तक जा रहा है भाई? ये 5 तक जा रहा है ना, तो 5 के बराबर या 5 से छोटा लेना है। फिर इस ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप। अच्छा, कंडीशन आप बदलना चाहो तो कंडीशन में आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो n है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि हम प्राकृत संख्या ले रहे हैं तो आप ये कंडीशन लिखो तो ही ठीक रहेगा। ठीक है, फिर देखो जो तीसरा प्रश्न है वो है 5, 25, 125 और 625। यानी यहाँ पर भी 5 की घातें हैं। जब मैं 5 की घात 1 है, ठीक है, इसको समझना आप,
यानी कि 5 की घात 1 की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है 5, 5 की घात 2 का मतलब 5 गुना 5 यानी कितना मिल गया 25, 5 की घात 3 हो गया 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 125, और 5 की घात 4 का मतलब क्या हो गया, इसका 4 बार गुना करेंगे तो मिलेगा 625। ठीक है, तो क्या इसको मैं 5 की घात n लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसा करूंगा तो मुझे प्रत्येक अवयव x मिल जाएगा, है ना। लेकिन n में कहां से कहां तक ले रहा हूँ, 1 से 4 तक ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर हम इस सेट को ले लेते हैं C, और इस C में जितने भी अवयव है उसको मान लेता हूँ x, और यहाँ जितने भी x है वो किस रूप में है, 5 की घात n के रूप में है। अच्छा, ये n क्या है, तो ये n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जो आपका n है वो 1 से लगाकर, यानी कि 1 से बड़ा या 1 के बराबर कहाँ तक है भाई, 4 तक है, 4 के बराबर या 4 से छोटा है। तो ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप। अब देखो यहाँ पर चौथा प्रश्न है 2, 4, 6, और ये हमारी क्या है, धनात्मक सम संख्याएं हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका समुच्चय निर्माण रूप हम क्या लिख सकते हैं, तो पहले तो इस सेट को हम डी ले लेते हैं, इसका नाम डी रख देते हैं, और यहाँ पर इन सभी को हम क्या मान लेते हैं भाई, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर सम संख्याएं कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, तो ऐसा हमें लिखना जरूरी नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जरूरी नहीं, सीधा हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ जितने भी एक्स में ले रहा हूँ वो एक क्या है, सम संख्या है, और कौन सी सम संख्या है, प्राकृत सम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब आप चाहते हो नहीं सर मुझे तो ऐसे नहीं लिखना है, मुझे ऐसे ही लिखना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे कि भाई यहाँ पर ये 2 कैसे आया, तो ये 2 एकम 2 ऐसे आया, फिर 4 कैसे आया, 2 दूनी 4 ऐसे आया, और ऐसे ये लगातार अनंत तक चलता जा रहा है। तो क्या एक सूत्र नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 2 गुणा n बराबर x, यानी प्रत्येक x मुझे कैसे मिलेगा, जब यहाँ पर n में 1 2 3 4 संख्याएं लूंगा, है ना। तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको d बराबर x, जहाँ पर ये जो x है वो क्या है, 2n के रूप में है। अच्छा, n यहाँ हमें क्या लेना है, n हमें प्राकृत संख्याएं लेनी है। ठीक है, कितनी लेनी है, अनंत लेनी है। तो यहाँ अब कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप 1 2 3 4 5 6 अनंत संख्याएं n की ले सकते हो, और आपको सभी सम प्राकृत संख्याएं मिलेगी। तो चाहे आप इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, आपकी मर्जी। पांचवें प्रश्न में है 1 4 9 और फिर ऐसे लगातार 100 तक चल रहा है। अब बताओ ये कौन सी संख्या है, वेरी गुड, ये वर्ग संख्या है ना। जैसे हमने पढ़ा था 1 का वर्ग, वर्ग का मतलब घात 2, 1 का वर्ग यानी 1 गुणा 1 बराबर 1, 2 का वर्ग यानी 2 गुणा 2 बराबर 4, ऐसे लगातार हम चलते जाएंगे। तो फिर आएगा 10 का वर्ग, 10 का वर्ग यानी 10 गुणा 10 बराबर कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। तो क्या ये एक सूत्र के रूप में चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि यहाँ तो है आपकी प्राकृत संख्या, है ना, क्या है प्राकृत संख्या, जिसे हम स्मॉल n से लिख सकते हैं, और फिर इसका वर्ग यानी n का हमें यहाँ क्या लेना है, वर्ग लेना है, और जैसे मैं n की घात 2 करता हूँ तो मुझे प्रत्येक अवयव मिल जाएगा। लेकिन ये प्रत्येक अवयव में कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो देखो यहाँ पर 1 से लगाकर ये 10 तक चल रहा है, तो 1 से 10 तक ही लेना है। ठीक है, तो इसका समुच्चय निर्माण रूप में इसको हम मान लेते हैं कि ये ई सेट है, और इसका प्रत्येक अवयव हम मान लेते हैं x, जहां x जो है वो किस प्रकार से है, n की घात 2 के रूप में, यानी वर्ग संख्या है। अच्छा, ये n क्या है, तो n हम यहाँ ले रहे हैं प्राकृत संख्या। कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, तो n जो है हम 1 से बड़ा या 1 के बराबर ले रहे हैं, या फिर 10 के बराबर या 10 से छोटा ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया इसका समुच्चय निर्माण रूप। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मतलब रोस्टर रूप में इसको हमें लिखना है। जैसे पहला है a बराबर x, x एक विषम प्राकृत संख्या, यानी कि इसमें जितने भी अवयव है वो विषम प्राकृत संख्याएं हैं, और विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है ना। तो विषम संख्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, इसका मतलब ये अनंत संख्याएं हमें लेनी है। तो क्या सीधा सीधा हम ऐसा नहीं ले सकते हैं कि जो यहाँ पर a सेट है इसमें 1 फिर 3 फिर 5 7 यानी कि विषम संख्याएं आएगी, अनंत आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई लिमिट यहाँ पर नहीं लग रही है। फिर आपके देखो दूसरा प्रश्न है, एक सेट है B जिसमें प्रत्येक अवयव को x माना गया है, जहाँ x क्या है, x एक पूर्णांक है, और कहाँ से कहाँ तक है, -1/2 से लगाकर से बड़ा है, और 9/2 से छोटा है। तो यहाँ पर बात आ रही है पूर्णांक संख्याओं की, और पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिसमें 0 होता है। इसके बाद ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, जैसे -1 -2 ऐसी अनंत संख्याएं। फिर प्लस की संख्याएं भी होती है, जैसे +1 +2 ऐसी अनंत संख्याएं। लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक लेनी है, हमें -1/2 से बड़ी। -1/2 का मतलब क्या होता है, -1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी -0.5। आप भाग देना 0.5 आएगा। अच्छा, ये किसके बीच में आता है, तो ये -1 और 0 के बीच में आएगा, है ना। तो अब इससे बड़ा हमें लेना है, तो -1/2 से तो बड़ा फिर कौन आएगा भाई, 0 ही तो आएगा। बात समझ में आ गई। और 9/2 से छोटा, तो 9/2 का मतलब हो गया, आप 9 में 2 का भाग दे दो, 4 दूनी 8 और बचा 1 लगा 0.0, 4 पंजे 10, यानी इसका मतलब हो गया 4.5। 4.5 से हमें छोटा लेना है ना। तो ये 3 के बाद आता है 4, है ना। तो हम 4 ले सकते हैं, क्योंकि ये 4 जो है वो 4.5 से छोटा है। तो ये कुल मिला के आपके 0 से लगाकर 4 तक संख्याएं हमें लेनी है। तो सेट बी का उत्तर क्या हो जाएगा कि बी हमें जो है वो 0 लेना है, 1 2 3 और 4 भी लेना है। क्यों, क्योंकि वो माइनस आधे से तो बड़ा होना चाहिए, तो माइनस आधे के आगे क्या आता है, 0 आता है, और माइनस प्लस का 4.5 से बड़ा छोटा लेना है, तो 4.5 से छोटा कौन है, 4 है। बात समझ में आ गई। फिर देखो सी जो एक सेट है जिसमें जितने भी अवयव हमें लेने हैं उन्हें हमें x मानना है, और जहाँ ये x है वो एक पूर्णांक है,
और x की घात 2 यानी x का जब हम वर्ग करते हैं तो वो हमें 4 से छोटा या 4 के बराबर मिलना चाहिए। अब इस बात को समझना आप, यहाँ पर हमें दिया है x की घात 2 और x की घात 2 जो है वो कितना मिलना चाहिए, 4 के बराबर या 4 से बड़ा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ x क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या में प्लस की संख्या भी आती है, माइनस की संख्या भी आती है, ठीक है। तो अगर मैं -2 का वर्ग करता हूँ तो मतलब होता है -2 गुना -2 मिल जाएगा 4, प्लस का 4 मिल जाएगा। -1 का वर्ग करता हूँ तो -1 इंटू -1 मिल जाएगा 1, प्लस का 1। और 0 का वर्ग करता हूँ तो मिल जाएगा 0। फिर 1 का वर्ग करूंगा तो मिलेगा 1, 2 का वर्ग करूंगा तो मिलेगा 4। तो देखो ये जितनी भी संख्याएं हैं वो 4 से छोटी या 4 के बराबर आ रही है। तो मैंने क्या क्या लिया, -2, -1, 0, 1 और 2 लिया, ठीक है। तो सेट सी का उत्तर क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, 1 और 2। चौथा प्रश्न है, डी एक सेट है जिसमें जितने भी अवयव हैं उन्हें हमें x मानना है और जो x है वो LOYAL शब्द का एक अक्षर है। तो यहाँ पर तो ये तो सिंपल ही है, रोस्टर रूप में हमें जो डबल अक्षर आ रहे हैं उनको नहीं लिखना, उनको एक बार ही लिखना है। तो क्या लिख देंगे, देखो चौथे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ये सेट हमारा हो गया डी, जिसमें क्या क्या है LOYAL। तो देखो L यहाँ 2 बार आ रहा है तो L को हम नहीं लेंगे, सीधा क्या आ जाएगा LOYA, LOY और A, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो पांचवा प्रश्न है, ई एक सेट है जिसमें x हमें अवयव मानने हैं और जितने भी x है वो वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आते। तो ये तो सिंपल है भाई, देखो यहाँ पर ये हमारा सेट ई हो जाएगा और इसमें हमें ऐसे अवयव लेने हैं जिसमें 30 दिन हो या उससे कम हो, 31 नहीं होने चाहिए, 31 से कम होने चाहिए। तो देखो जनवरी महीने में तो 31 होते हैं, जनवरी महीने में 31 होते हैं, फिर फरवरी में होते हैं या तो 28 होते हैं या फिर 29 होते हैं। तो ये 31 से कम है तो फरवरी महीना हमें लेना है, तो फरवरी आ जाएगा, ठीक है। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में 31 आएगा, अप्रैल में 30 आएगा, तो अप्रैल हमें लेना है। फिर देखो यहाँ मई 31 दिन, जून 30 दिन तो जून आ जाएगा, ठीक है। जुलाई 31 दिन, सितंबर में आएगा आपके 30 दिन। फिर आ जाएगा नवंबर में भी कितने दिन आएंगे, 30 दिन आएंगे, ठीक है। ये हमारा सेट बन जाएगा। फिर अंतिम प्रश्न है, एफ एक सेट है जिसमें जितने भी एक्स अवयव हम ले रहे हैं उन्हें एक्स मानना है और एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है ना, के से पहले आता है। तो देखो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो गलत करते हैं। तो देखो अंग्रेजी में स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं, है ना। स्वर क्या क्या होते हैं, तो स्वर 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। बाकी जितने भी है वो सब व्यंजन होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि हमें यहाँ के से छोटे लेने हैं, है ना। तो हम सेट बना लेते हैं इसका, एफ हमारा एक सेट हो जाएगा जिसमें देखो ए तो हमारा स्वर हो गया, तो हमें क्या लेना है, बी लेना है, बी के बाद सी, डी। अब ई हमारा स्वर हो जाएगा तो ई हम लिखेंगे नहीं, तो ए बी सी डी, ई नहीं आएगा, ई के बाद आता है एफ, जी, एच, आई भी नहीं आएगा क्योंकि आई हमारा क्या हो गया, स्वर हो गया। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर उसके बाद आ जाएगा जे और फिर के आता है। लेकिन यहाँ हमें क्या कहा है कि के से कम लेने हैं, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 5 करना है। प्रश्न 6 है, बाईं और रोस्टर रूप में लिखित और दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। तो पहला प्रश्न यहाँ 1, 2, 3 और 6 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये सभी जो अवयव है वो 6 के भाजक है ना। यानी कि 6 में अगर हम 1 का भाग दे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 6 एकम 6, ठीक है। फिर अगर 6 में 2 का भाग दे तो भी 6, 2 तिया 6, पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार 3 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा। तो ये क्या है भाई, ये 6 के भाजक है। क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पर x, जहाँ प्रत्येक x एक प्राकृत संख्या है और 6 का भाजक है ना। तो ये पहला वाला किससे मिल जाएगा, सी से मिल जाएगा। फिर यहाँ केवल देखो 2 अवयव है, 2 और 3, तो ये क्या हो सकते हैं, है ना। तो पहले तो ये दोनों देखो अभाज्य संख्या है ना, और यहाँ लिखा हुआ है x, जहाँ प्रत्येक x जो है वो एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो ये 6 की भाजक भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो यहाँ पर ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है मैथमेटिक्स और यहाँ भी मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, तो इसको तो देखने का ही काम नहीं है, सीधा यही इसका उत्तर आएगा। फिर लास्ट है 1, 3, 5, 7, 9, तो ये भाई क्या है, ये विषम संख्या है और 10 से कम है और प्राकृत संख्या भी है। तो देखो जहाँ x 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, तो इसको हम किससे मिला लेंगे, b से मिला देंगे। तो इस प्रकार से